नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें क्या हैं। थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी की होगी रैली। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सीएम ममता की रैली। बीजेपी चुनाव संहिता का सम्मान नहीं करती, बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी। बीजेपी एक राष्ट्र एक पार्टी चाहती है। कूच बिहार से पहले पीएम मोदी ने बिहार के जमुई में की जनसभा। कहा, जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड। बिहार ने सभी 40 सीटें एनडीए को देने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर लालू परिवार पर कहा, जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। कुछ लोग फिर से राज्य को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जमुई में रैली के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार बिहार में शानदार काम कर रही है। जमुई में मंच पर सबसे पहले एलजेपी रामविलास गुट के नेता चिराग पासवान ने किया संबोधित। कहा, ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला पल। टीवी 9 के सवाल पर बोली स्मृति ईरानी, पाबंदी के बावजूद पीएफआई से समर्थन ले रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस ने राहुल की रैली में पीएफआई का झंडा छिपाया। राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं। बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्र ने किया नामांकन। स्मृति ईरानी भी रही मौजूद। वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो पर केरल के सीएम का बयान। राहुल के रोड शो में कांग्रेस आईयूएमएल के झंडे नहीं थे। कांग्रेस आईयूएमएल का वोट चाहती है, झंडे नहीं। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने भरा नामांकन। योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह भी रहे मौजूद। हेमा मालिनी को लेकर सुरजेवाला के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कांग्रेस के लोग आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। जनता ऐसे सबक सिखाएगी कि राजनीति करने लायक नहीं बचेंगे। हेमा मालिनी पर टिप्पणी मामले पर सुरजेवाला को नोटिस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को महिला आयोग ने नोटिस जारी किया। हरियाणा महिला आयोग ने 9 अप्रैल को सुरजेवाला को तलब किया। हेमा मालिनी पर विवादित बयान पर रणदीप सुरजेवाला की सफाई। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। हेमा मालिनी का सम्मान करता हूं। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार रणवीर राणा ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने भरा नामांकन। वैभव गहलोत ने जालौर से दाखिल किया नामांकन। बेंगलुरु दक्षिण की सीट से बीजेपी कैंडिडेट तेजस्वी सूर्या ने भरा नामांकन। अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने भरा नामांकन। केरल के अलपुजा निर्वाचन क्षेत्र से भरा अपना नामांकन। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से राजीव चंद्रशेखर ने अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार में पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से अपना नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया। कहा, कांग्रेस का समर्थन है, इंडिया को मजबूत करूंगा। आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 4 रोड शो और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज। 1 अप्रैल को हुई थी पहली बैठक। कांग्रेस से निकाले गया संजय निरुपम का बयान। कांग्रेस बिखरी हुई पार्टी, मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गौरव वल्लभ बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस दिशाहीन पार्टी कहा। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा बीजेपी में शामिल। आरजेडी के पूर्व नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल। बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी आपका बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग की शिकायत करेगी पार्टी। और अब बुलेटिन की शुरुआत 3 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें नेताजी के चुनावी रंग हैं, तस्वीर बयां करती कहानी है, चुनावी चुनौती है, सियासी रण में वार पलटवार है। लेकिन इसमें पहली खबर बिहार के पूर्णिया की है, जहां तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने चुनौती दी है, वो भी अपने अंदाज में। दूसरी खबर मथुरा से हेमा मालिनी के नामांकन की है। यहां भी तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं।
और तीसरी खबर वायनाड से के सुरेंद्रन के नामांकन की है, जिसमें स्मृति ईरानी ने रोड शो के दौरान दम दिखाया है। और चौथी खबर आज कांग्रेस को लगे एक और झटके की है। इन सभी खबरों को पूरी जानकारी और हर तस्वीर के साथ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत पप्पू यादव की खबर के साथ। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय ताल ठोक दी है। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्णिया से पर्चा भरने से पहले पप्पू यादव का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। बुलेट पर सवार होकर वो पर्चा भरने गए। आगे आगे पप्पू यादव बाइक पर चल रहे थे, पीछे पीछे उनके समर्थक दौड़ लगा रहे थे। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और मां ने उनको विजय तिलक भी लगाया। आपको बता दें कि पूर्णिया से इंडिया गठबंधन की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार हैं और पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला है, लेकिन अब पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है निर्दलीय के तौर पर। पप्पू यादव का यह भी कहना है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल है। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की हैं जब पप्पू यादव नामांकन के लिए अपने घर से निकले थे। वो बुलेट पर सवार थे और उनके पीछे समर्थकों की भीड़ चल रही थी। इसी तरह वो पर्चा भरने कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। तो देखिए तस्वीरें पप्पू यादव की, किस तरह से बाइक पर सवार होकर पहुंचे कलेक्टर ऑफिस। नामांकन दाखिल करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया, क्योंकि अपनी पार्टी का विलय वो कांग्रेस पार्टी में करा चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से यहां टिकट बीमा भारती को दे दिया गया है। लेकिन पप्पू यादव ने कहा था कि वो पूर्णिया का साथ नहीं छोड़ सकते हैं कभी भी, इस वजह से वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं अब पप्पू यादव। घर से नामांकन के लिए निकलने से पहले पप्पू यादव ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मां के पैर छुए और उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया। उनकी मां ने उनकी आरती की और विजय तिलक भी लगाया। ये पप्पू यादव के नामांकन भरने जाने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं, उनके घर की तस्वीरें। मां से आशीर्वाद लेकर नामांकन भरने के लिए पहुंचे, बुलेट पर सवार होकर, समर्थकों की भीड़ पीछे पीछे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही पूर्णिया से अब ताल ठोक रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव की मां ने उनको तिलक लगाया और उनको जीत का आशीर्वाद भी दिया। तो देखिए इस तरह से पप्पू यादव ने अपने घर से कलेक्टर दफ्तर जाने के लिए विदाई ली। उनकी आरती की गई, विजय तिलक लगाया, उनकी मां ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर कलेक्टर दफ्तर पहुंच गए नामांकन दाखिल करने के लिए। पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन उन्होंने किया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि वो यहां से इंडिया गठबंधन का टिकट चाहते थे, लेकिन यहां से टिकट इंडिया गठबंधन का बीमा भारती को मिला है। लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। पूर्णिया से नामांकन के बाद पप्पू यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश थी, मुझे पूर्णिया का आशीर्वाद प्राप्त है। देश ने पप्पू यादव को बेटे की तरह माना है। लाखों की भीड़ क्या कहती है, हमने नहीं भरा है। पूरे देश की आशीर्वाद ने, और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। लोकसभा चुनाव का शोर चरम पर पहुंचता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। 24 घंटे में 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। इसमें गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह और संजय निरुपम शामिल हैं। 3 में से 2 नेताओं ने तो बीजेपी का दामन भी थाम लिया है और तीसरे यानी संजय निरुपम के बारे में भी अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि वो भी बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। कांग्रेस पहले से ही फंड की चुनौती से जूझ रही है और ये संभव है कि उसे बड़े और दमदार नेताओं की कमी का भी सामना
सामना करना पड़े 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी से एक के बाद एक तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद। लेकिन क्या कहा है गौरव वल्लभ ने वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं मैं लगा सकता हूं, ये कहा गौरव वल्लभ ने। राम मंदिर पर कांग्रेस के रुख से दुखी हूं, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, ये कहना था गौरव वल्लभ का। साथ है सर, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ, दल परिवर्तन क्यों हुआ? मैंने अपने पत्र में, हमने पढ़ा है पूरा पत्र, उस पत्र के अलावा मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं। और उस पत्र को आप पढ़ेंगे, मैंने स्वयं ने लिखा है वो, क्योंकि मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि कहीं से लिखवा, मैं खुद लिखा है। उसमें व्याकरण की अशुद्धि है तो भी उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। उस पत्र में मैंने लिखा कि सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणियाँ की जाती हैं, अपशब्द बोले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी मौन स्वीकृति क्यों देती है? आपका एलाइड पार्टनर और कांग्रेस पार्टी के खुद के कुछ नेता सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं। मैं किसी धर्म के बारे में अपशब्द बोलने का कभी भी स्वीकार्य नहीं करता हूँ, पर आप उसको मौन स्वीकृति दे देते हैं। दूसरा, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय के बाद आप सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उसके बाद एक भी टीवी इंटरव्यू में नहीं गया हूँ, मैंने उसके बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और मैंने पार्टी के हर पटल पर उस इश्यू को उठाया और बोला गलत है, पर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, आपके ऊपर दूसरी बातें हावी है। और तीसरी बात, मैं भाई साहब सुबह से शाम बैठकर देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं उनका सम्मान, मैं सारे 100 यूनिकॉर्न जिन्होंने बनाया उनको गालियां दूं कि भाई तुमने अपने लिए 10,000 करोड़ क्यों कम? अरे भाई उसने अपने लिए बनाया तो राष्ट्र को भी तो फायदा मिला, रोजगार भी तो उत्पन्न हुआ। तो आज कांग्रेस पार्टी उन नीतियों के विरोध में खड़ी है जो नीतियां कांग्रेस पार्टी के नेता लाए देश में। एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी नहीं सुनी जाती, कनेक्ट नहीं है, जैसा आपने अपने पत्र में लिखा? मैंने पत्र में लिखा कि जिम्मेदार कौन है इसके लिए, राहुल गांधी या कौन, या सोनिया गांधी? जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप है, आप किसी व्यक्ति नहीं, पूरी लीडरशिप है। अध्यक्ष से लेकर जो लोग भी एआईसीसी चला रहे हैं वो सब लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि एआईसीसी अब ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन चुकी है। अपनी ये बातें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचे? मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक बड़े लीडर के सामने अपनी बात समय समय पर पहुंचाई। यहाँ की भूमिका क्या रहेगी अब बीजेपी में? ये मैं कैसे निश्चित करूं, पर मैं एक चीज़ आपको गारंटी देता हूं कि विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें गिलहरी वाला योगदान मेरा जरूर होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा अशोक के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारत। गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए तो संजय निरुपम पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। मुंबई कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे संजय निरुपम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस से निष्कासन के बाद संजय निरुपम का कांग्रेस पर बड़ा अटैक देखने को मिला। कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं, कहा संजय निरुपम ने। कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई पार्टी है, ये बड़ा आरोप संजय निरुपम का। सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार और जय श्री राम। ऐसा है, इस क्षण का बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और मुझे भी इंतजार था। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे, और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए
एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। और अब चुनाव की तैयारियों के बीच देखिए नेताजी का चुनावी रंग। नवनीत राणा ने आज अमरावती से अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले अपने पति रवि राणा के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और अपने नामांकन पत्र को भगवान हनुमान के चरणों में रखा और इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े और माथा टेका और आशीर्वाद लिया। तो देखिए ये अलग अलग रंग नेताओं के आज देखने को मिले। अलग अलग अंदाज में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। नवनीत राणा ने नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए और अपना आशीर्वाद वहां से लेने के बाद वो यहां से रवाना हुई। अपने नामांकन पत्र को भगवान हनुमान के चरणों में रखा, आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़े, माथा टेका और फिर यहां से रवाना हुई। नवनीत राणा के साथ उनके पति रवि राणा भी मौजूद थे। दोनों पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर। उससे पहले घर से रवाना होने से पहले उन्होंने परिवार से आशीर्वाद लिया और परिवार से आशीर्वाद लेने के बाद वो फिर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची। तो देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले घर से रवाना होने से ठीक पहले की तस्वीरें, कैसे घर में उनका सम्मान किया गया, उनको आशीर्वाद दिया गया, आरती की गई, आशीर्वाद का तिलक लगाया गया और उसके बाद पति रवि राणा के साथ वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची। और तीसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी मंदिर की, जहां पर उन्होंने अपने नामांकन पत्र भगवान हनुमान के चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया। और अब बात मंडी की। हिमाचल प्रदेश में मंडी में बीजेपी सांसद प्रत्याशी कंगना रनौत जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। हर रोज वो वोटर्स से मिल रही हैं। कंगना रनौत जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। कंगना ने आज सुरेंद्र नगर में पब्लिक मीटिंग की। कंगना ने लोगों से बीजेपी को वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। कंगना जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम जय श्री राम। और इस वक्त कंगना रनौत मंडी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं आइए क्या कहना है उनका। चंद्र बोस जी की प्रतिमा को लगाया। ये हमारे प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने कहा कि क्या हुआ, हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हम सोचते थे कि उन्होंने किया क्या है, कहीं किसी किताब में आपको दिखता नहीं था। इतनी हमने मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी है, इतनी हमने अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ी है, हमें ये तक पता नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया क्या है। उन्होंने हमें बताया और याद दिलाया। जब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगवाया, उन्होंने हर एक देशवासी को याद दिलाया कि चाहे निजाम हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हैदराबाद हो, उन्होंने किसी के भी आगे अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने हमें ये अखंड भारत दिया है जो आज हमें इस तरह से प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए। तो वो सम्मान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया। दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हाँ, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी। तो कंगना रनौत मंडी में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। तो वहीं हेमा मालिनी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। हेमा मालिनी ने कहा कि तीसरी बार मथुरा के लोगों की सेवा करने का अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूँ। जो काम मेरे 2 कार्यकाल में नहीं हो सका उसे मैं अब पूरा करूँगी। इस बार मथुरा की जनता के लिए बड़ी विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे पहले कल नामांकन से पहले बुधवार को विश्राम घाट पर समर्थकों के साथ पहुंची थी, जहां उन्होंने विधि विधान से यमुना जी की पूजा की और दूध से अभिषेक किया। इस मौके पर सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि पूजा करके हमें काफ़ी सुकून मिला है।
उन्होंने ये भी कहा कि यमुना जी से वादा किया है कि एक बार फिर यमुना जी को साफ करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मिशन 42 पर हैं और पूरे राज्य का दौरा कर रही हैं। सीएम ममता बनर्जी कल जलपाईगुड़ी के दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने चाय बागान में श्रमिकों से मुलाकात की, मजदूरों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। हिंदी स्कूल भी आपका पता है, जो जिसका पास बहुत रुपया है ना वो साग-पात ढूंढते हैं। ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें आप चाय बागान का जब दौरा किया ममता बनर्जी ने उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने जो चाय बागान में श्रमिक काम करते हैं उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अलग अलग जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर जाकर खुद सीधे जनसंपर्क करने का भी प्रयास कर रही हैं। ममता बनर्जी अगर ताल ठोक रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी फोकस में है पश्चिम बंगाल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर हैं। पीएम के बंगाल आने से पहले दीदी का ये नया अंदाज भी देखने को मिला। ममता बनर्जी की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में चाय बागान में ममता श्रमिकों से मुलाकात करती हुई दिखाई दी और दूसरी तस्वीर में ममता ने एक दुकान में चाय भी बनाई। तो देखिए ये दो तस्वीरें ममता बनर्जी की। पहले चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के साथ बातचीत की और उसके बाद चाय बनाई एक दुकान पर जाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे, लेकिन ममता बनर्जी भी किस तरह से चुनावी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में जवाब देने की कोशिश कर रही हैं वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जलपाईगुड़ी में ही ममता बनर्जी ने आदिवासी समूह के लोगों से मुलाकात भी की, उनके साथ डांस किया और फिर ड्रम भी बजाया। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की सीएम सफेद रंग की साड़ी में आदिवासियों के बीच नजर आई। वो इस दौरान ढोलक की थाप पर आदिवासी औरतों के साथ उनका पारंपरिक लोक नृत्य करती हुई दिखी। डांस के बाद टीएमसी सुप्रीमो ने दो महिलाओं के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उन सब से ये पूछने लगी कि क्या उन लोगों ने खाना खाया है। कांग्रेस कैंडिडेट गौरव गोगोई भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने असम के माजुली में महिलाओं के साथ डांस भी किया। और असम के बाद अब बात केरल की। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन से पहले के सुरेंद्रन ने वायनाड में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक झंडे और गुब्बारों के साथ पहुंचे थे। देखिए स्मृति ईरानी खुद यहां पर पहुंची थी। स्मृति ईरानी ने यहां रोड शो किया, रोड शो में हिस्सा लिया के सुरेंद्रन के साथ और रोड शो को संबोधित भी किया। वायनाड से राहुल गांधी के सामने ताल ठोक रहे के सुरेंद्रन, लेकिन साथ में मौजूद थी स्मृति ईरानी। एक बड़ा संदेश यहां से भी स्मृति ईरानी की मौजूदगी के जरिए। इस बीच साउथ बेंगलुरु से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले तेजस्वी समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद तेजस्वी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। तेजस्वी सूर्या खुली बस में सवार थे और इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। तेजस्वी सूर्या नामांकन दाखिल करने के लिए देखिए किस अंदाज में पहुंचे। एक खुली बस में वो सवार थे नामांकन दाखिल करने के लिए और उनके साथ साथ उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने से पहले मंदिर पहुंचे थे, वहां भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। साउथ बेंगलुरु सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं तेजस्वी सूर्या और साउथ बेंगलुरु सीट से एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं, मैदान में उतरे हैं।
केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले राजीव चंद्रशेखर ने रोड शो किया। राजीव चंद्रशेखर खुली जीप में सवार थे और बीजेपी कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद रहे। ബ്ലോക്ക് ആവണമെന്നേ നടക്കൂല നിങ്ങള് ഞങ്ങളങ്ങനെ പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ സമയം കുറിച്ച് വെച്ചേക്കണം മോനെ फिल्म अभिनेता और एमएनएम पार्टी चीफ कमल हासन ने कल तमिलनाडु के विल्लुपुरम में रोड शो किया था। इस रोड शो की खास बात ये रही कि रात में भी हजारों समर्थक सड़क पर मौजूद थे इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। देखिए किस तरह की भीड़ देखने को मिली। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में ये रोड शो था। रात में रोड शो किया और रात में भी हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे थे कमल हासन को सुनने के लिए। और अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं, ये राजनीति से जुड़ी है लेकिन थोड़ी अलग भी है। ये खबर मध्य प्रदेश की उन 3 हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों की है जिन पर राज्य के 3 बड़े सियासी परिवारों के नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। आज हम आपको इन नेताओं की नहीं बल्कि इनकी पत्नियों की खबर दिखाएंगे जो अपने पतियों के लिए चुनाव प्रचार की वजह से खूब चर्चा में है। किस अंदाज में वो वोट मांग रही हैं, पहले ये सुनिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुना में अपने पति को जिताने के लिए सड़क पर उतर चुकी हैं। वो महिलाओं के कार्यक्रम में जा रही हैं। प्रियदर्शनी राजे को अपने बीच देखकर लोग, खासतौर से महिलाएं खुशी से झूम उठती हैं, उनके पैर छूने लगती हैं, तो महारानी भी उनको गले लगा लेती हैं। उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। लोगों का दिल जीतने के लिए वो दुकानदारों से लेकर फल बेचने वालों तक से मिल रही है। एक साड़ी की दुकान से उन्होंने साड़ी भी खरीदी। वैसे तो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया कभी जमीन पर प्रचार करती दिखाई नहीं देती हैं, मगर इस चुनाव में वो गुना संसदीय क्षेत्र में घूम रही हैं। दरअसल पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से हार गए थे। शायद इस बार उनकी जीत पक्की करने में उनकी पत्नी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने पति के लिए वो पीएम मोदी के काम के नाम पर वोट मांग रही हैं। महाराष्ट्र के मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, उनका विश्वास मिला है, तो अब आपको प्रधानमंत्री जी और महाराज दोनों के हाथ मजबूत करने हैं। प्रचार के मैदान में दूसरा बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह का है। वो विदिशा में अपने पति के लिए जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। साधना सिंह नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और लोगों को उनके प्रिय मामा के काम की याद दिला रही हैं। हाल ही में उन्होंने लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी योजना बनाई है। हमारे इस गांव में कितनी लाडली बहना है अपने भैया की, ये बताइए मुझे। बताओ बहनों, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना? आपके ऐसे भैया मिले जिन्होंने आपको लाडली बहना बना करके इतना अच्छा सम्मान दिया है। मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा छिंदवाड़ा को लेकर है। यहाँ के मौजूदा सांसद नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ अपने पति के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रिया नाथ लोकगीतों पर थिरकती हुई नजर आईं। गांवों में प्रचार करते हुए वो गेहूं के खेतों में पहुंची। उन्होंने फसल काटने की कोशिश की। भाषण के दौरान प्रिया नाथ ने उन लोगों पर भी हमला बोला जो हाल ही में कमलनाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए। हम एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ थे, साथ हैं, और वो शक्ति नहीं पैदा हुई जो 44 दिन में ये रिश्ता खत्म कर दे। असल में कांग्रेस नेता कमलनाथ के छिंदवाड़ा किले को बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर फतेह करना चाहती है, लेकिन कमलनाथ परिवार ने भी इस गढ़ को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। शायद यही वजह है कि कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अलवर में 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। TV9 संवाददाता ब्रजेश पांडे ने भूपेंद्र यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूरा इंटरव्यू देखिए।
भूपेंद्र जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई अलवर? व्हाट मेड यू चूज अलवर? अलवर से मेरा बहुत लंबा एक पारिवारिक सामाजिक रिश्ता रहा है और मैंने राज्यसभा सांसद के रूप में अलवर में काफ़ी विकास कार्यों में रहा हूँ। लगातार सक्रियता रही और पार्टी ने मुझे अलवर से चुनाव लड़ने का अवसर दिया है, तो मैं पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ। आपके हिसाब से इस वक्त अलवर के क्षेत्र में चुनाव की क्या क्या मतलब मुख्य मुद्दे क्या हैं चुनाव के, जो चुनाव को डिसाइड? देखिए, अलवर में एक तरफ नीमराना और भिवाड़ी जैसा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया है। अलवर बाबा भर्तृनाथ की एक तपस्या स्थली रही है और अलवर में बहुत अच्छी कृषि भी होती है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में बहुत भ्रष्टाचार किया गया, तो पानी एक बड़ा विषय है और भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना नीचे तक पहुँचे, ये सब लोगों की इच्छा है। जहाँ तक भिवाड़ी और नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है। विकास की संभावना को जो अशोक गहलोत की सरकार में बिल्कुल ताक पर रख दिया गया था, कांग्रेस के विधायकों ने थानों को एक तरीके से पूरा अपना ऑफिस बना दिया था, उस पर भी अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति जो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन वो भी लोगों के लिए चिंता है और इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, वो भी अलवर के लोगों का विषय है। ये कहा जाता है कि 8 असेंबली सीट्स हैं अलवर की, जिसमें से 5 कांग्रेस के पास है, प्लस आपको लगता है कि आपका ओपोनेंट भी यादव है जो एक डोमिनेंट कास्ट है यहाँ पे, तो आपको लगता है कि इससे आपके चुनाव में कोई दिक्कतें आएंगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। चुनाव में एक नई चीज़ देखने को मिली कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को चुनाव लड़ने का न्योता दिया, चुनाव लड़ने को कहा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी और आप इसको कैसे? हम लोग पार्टी का लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है और इससे मुझे लगता है कि पार्टी में ज़्यादा लोगों को अवसर मिलता है चुनाव लड़ने का, काम करने का, जनता के साथ सीखने का, तो मुझे ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये बहुत अच्छा है। ये इलेक्शन एक इस मामले में भूपेंद्र जी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैट्रिक इलेक्शन होगा। यदि वो जीतते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो आप एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को राइवल करेंगे। आपके हिसाब से ऐसे क्या मुख्य मुद्दे हैं और क्या कारण है कि आपको प्रधानमंत्री की जीत अवश्य भावी लगती है? पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पर है। मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मैं सुबह 6 बजे शुरू करता हूँ, रात 10 बज जाते हैं, उसके बाद भी लोग गाँव में खड़े रहते हैं सुनने के लिए। और पूरे देश को इस समय मोदी की गारंटी पे भरोसा है। ये मोदी की गारंटी पे भरोसे का चुनाव है। आप ये मान के चलिए, लोगों को लगने लगा है कि भारत के मामले में जो हम अपेक्षा करते थे, भारत की प्रगति को जो हम देखना चाहते थे, भारत के विकास की संभावनाओं को हम देखना चाहते थे, उसके प्रति लोगों में एक बहुत बड़ा आकर्षण है और ये चुनाव का बड़ा इशू है। इसके अलावा और क्या मुख्य मुद्दे मानते हैं आप? जब मोदी की गारंटी आती है तो देश का सर्वांगीण विकास आता है। देश की सुरक्षा से लेकर आंतरिक स्थिति, देश में गरीब कल्याण योजना से लेकर विज्ञान में प्रगति, देश की सांस्कृतिक विरासत से लेकर विकास के द्वार, ये सब लोगों को लगता है। मेरे को अलवर में लोग कहते हैं कि जी दिल्ली मुंबई एक हाईवे होता था जो कभी यूपीए के टाइम में ढंग से ठीक नहीं हुआ, और मोदी जी के टाइम में एक तरफ एक हाईवे और दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे बन गया द्वारका से मुंबई का 10 साल में। लोग कहते थे कि अलवर में मेडिकल कॉलेज आएगा, ये हमारी कल्पना से बाहर था। आज अलवर में 2 मेडिकल कॉलेज आ गए। तो लोगों को लगता है कि मोदी जी की जो चीज़ें कहते हैं, मतलब गरीब कल्याणकारी योजनाएं ज़मीन पर नहीं पहुंचती। जिस चीज़ की बुनियाद ये सरकार डालती है, भूमि पूजन, उसका उद्घाटन भी ये सरकार अपने 5 सालों में करती है। ये मोदी की गारंटी। पहले कांग्रेस का इल्जाम था कि जो उनके टाइम पे भूमि पूजन हुआ उसका श्रेय। कांग्रेस वाले तो भूमि पूजन नहीं करते थे, पहले घोषणा करते थे, उसके बाद जमीन में फीता डाल के नापते थे, फिर अगले चुनाव में भूमि पूजन पे आते थे। फिर कांग्रेस ने 6 चुनाव तक देश में कुछ किया ही नहीं, केवल पहली घोषणा से 6 चुनाव जीत गए। लेकिन अब लोगों को लगता है कि नहीं, सरकार ये होती है जो घोषणा करती है, उसकी भवन भी हमारे को सौंपती है, वो मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा एम्बिशियस नारा दिया 370 का, एक सिंबॉलिक भी था आर्टिकल 370 का, कि बीजेपी इस बार अपने दम पे 370 जीतेगी और एनडीए 400 के पार जाएगी। अभी बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अपने एक्सट्रीम पे, अपने अपोजी पे है। आप कहाँ से, आपको कितना तार्किक लगता है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में बहुत बड़ी संभावना और पार्टी आगे बढ़ेगी। आपको लगता है आप दक्षिण भारत में सेंध मान पाने में कामयाब रहेंगे? सेंध नहीं जीतेंगे, सेंध मारना क्या होता है? हमारी कार्यकर्ताओं की क्षमता है, जनता की क्षमता है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, भावनात्मक लगाव है, और बदलते हुए भारत में ये निश्चित रूप से होने वाला है।
कभी हमारे त्रिपुरा में एमएलए नहीं होता था, हमारी सरकार बनी, मणिपुर में सरकार बनी, अरुणाचल में सरकार बनी, तो दक्षिण में क्यों नहीं बनेगी? इस बार प्रधानमंत्री का फोकस काफी तमिलनाडु भी है, प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जा रहे हैं, तमिलनाडु केरल में भी जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के प्रति तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। दो मुद्दे और आते, एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, वो बीजेपी इसे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को पूरे के तौर पे देखता है, और साथ में एक सीएए का मुद्दा था। ये दोनों मुद्दा आपको कितना लगता है इस इलेक्शन में ये कितने बड़े मुद्दे होंगे? ये अच्छा है, लोगों को लगता है कि देश अब एक बहुत विरासत को लेकर के आगे चल रहा है, और जिन लोगों के मानवाधिकारों को हमारे पड़ोस के देश में छीना गया है, लेकिन अगर अपने समाज के, तो भारत उस नीति को आगे बढ़ा रहा है, लोगों को पे बहुत सकारात्मक असर है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये सीएए का मुद्दा केवल राजनीति से प्रेरित है और इसके अलावा कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल उसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी महिलाओं की जान माल की सुरक्षा करें, महिलाओं की इज्जत की रक्षा करें, महिलाओं को सम्मान देने का काम करें। फालतू राजनीतिक अनर्गल बयानबाजी से कुछ नहीं होता। जो चीज़ें वो कर नहीं पाए, अब उसके प्रति वो अपनी हताशा राजनीतिक दृष्टि से दिखा रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संदेश खली कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार? बहुत बड़ा। महिलाओं को लगता है कि ये इस प्रकार का अत्याचार अपने आप में मतलब लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, और बंगाल में हिंसा को पॉलिटिकल वेपन बना दिया, ये और ज़्यादा खतरनाक है। और अब बात मथुरा की। हेमा मालिनी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। हेमा मालिनी ने इस मौके पर कहा कि तीसरी बार मथुरा के लोगों की सेवा करने का अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूं। जो काम मेरे 2 कार्यकाल में नहीं हो सका है, उसे मैं अब पूरा करूंगी, कहा हेमा मालिनी ने। हेमा मालिनी से बात की टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता रजनीश रंजन ने। सुनिए क्या कहना था उनका। ने कराए होंगे मथुरा के लिए अगर हम बात करें तो क्या क्या प्राथमिकताएं हैं अगले 5 साल? यहाँ साधु संतों के लिए मैंने बहुत सोचा था, फिर बीच में लगा कि मीराबाई का जो यहाँ पे शिव कि हेमा मालिनी से उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं अब अगर तीसरी बार वो एक बार फिर चुनती हैं मथुरा की जनता उनको, और मथुरा से वो फिर सांसद बनती हैं, तो क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। आए थे आपकी सभा में, उन्होंने कहा कि 7 लाख वोटों से आपकी जीत है। आपकी अपनी उम्मीद क्या है मथुरा में तीसरी बार 7 लाख वोटों से जीत के लिए आप आश्वस्त हैं? पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मैं जीतूं। अभी कितने वोटों से जीतेंगे दैट इज हिज विल। अगर 7 लाख में है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई विल बी एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड माय ग्रैटिट्यूड टू एवरीबॉडी। इस बार कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल जो पिछले 2 चुनावों में आपके खिलाफ था, वो इस बार गठबंधन में आ गया है। जयंत चौधरी साथ में आ गए हैं, उनके लिए आपने 2009 में कैंपेन किया था। आपको लगता है कि उनके साथ आने की वजह से जो मार्जिन है, जो वोटर की जो तादाद है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी? ज़्यादा बढ़ेगी, डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ेगी। बिकॉज ऐसा नहीं कि कभी वो हमारे साथ थे ही नहीं, हमारे साथ थे। मुझे अच्छी तरह याद है सुषमा स्वराज जी ने भी पहले भी कहा था कि ये जयंत चौधरी के लिए आप जाके चुनाव प्रचार करो करके। सो आई रिमेंबर दे वर ऑल इन अ वेरी फ्रेंडली मोड, बट बीच में अचानक बिछड़ गए, अभी वापस आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी है बात है ये। उनके आने से एक बूस्ट मिलेगा आपको लगता है मथुरा में आपके कैंडिडेट को? यस, ज़्यादा मिलेगा, वैसे भी मिल रहा था, इनके आने से और भी मिलेगा। मैम, आप 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं, 15 साल पूरा करने के लिए आपको एक बार और टिकट मिला है पार्टी की ओर से। प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? बहुत सारे काम आपने कराए होंगे। मथुरा के लिए अगर हम बात करें तो क्या क्या प्राथमिकताएं हैं अगले 5 साल? यहाँ साधु संतों के लिए मैंने बहुत सोचा था, फिर बीच में लगा कि मीराबाई का जो यहाँ पे शी सपोज टू हैव लिव्ड हियर फॉर 15 ईयर्स, लेकिन मीरा जी के बारे में कोई यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो मैंने मोदी जी को बोल के उनका ऊपर एक 525th बर्थडे एनिवर्सरी कराया, डांस कार्यक्रम रखा था, मेरा भी शो किया था, तो मोदी जी आए थे, उन्होंने देखा भी था। सो वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल द संतों का, ये जो संतों का जगह है वृंदावन स्पेशली, सो मेनी संत यू विल सी दे आर ऑल देयर।
एंड उनके लिए इम्पोर्टेंस देने के लिए मेरी इच्छा थी, तो हम ये सब काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने नारा दिया है 370 पार का। प्रधानमंत्री ने कहा है एनडीए 400 पार करेगी। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। आपको लगता है कि ये जो मैसेज है 370 और 400 का, ये उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश में पूरा होगा? डेफिनेटली पूरा होगा। द वे हमारा देश के लोग जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, 140 करोड़ जनता खुश हैं, दे फील वेरी सिक्योर्ड, अपने आप को फील करते हैं, उनको सिक्योरिटी मिल रहा है। बहुत सारे उपलब्धियां सारा दिया है उन्होंने, विच इज़ वेरी क्लियर, यू कैन सी इट, इट इज़ हैपनिंग। ऐसा नहीं कि चोरी चोरी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ अ फैक्ट। इन एवरी क्षेत्र जो भी देखिए सब क्षेत्र में काम बहुत हुआ है, इसके लिए लोग साथ में जुड़ रहे हैं। सो ये 80 जो सीट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश का, डेफिनेटली मिलने का पूरा चांस है। 80 सीट में आपकी भी सीट होगी, आपको उम्मीद है। क्या वजह है मैम, आप मानती हैं कि मथुरा में आपके खिलाफ विपक्ष को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है? एक संभावित उम्मीदवार थे जिन्होंने कल वो बीजेपी में शामिल हो गए, कल रात को कांग्रेस ने आनन फानन में एक नया कैंडिडेट दिया है। क्या वजह आप मानती हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है अपोजिशन के पास? ये इसलिए है कि हमने काफ़ी यहाँ अच्छा काम किया है, हमारे योगी जी के हेल्प से, हमारे यहाँ स्थानीय जो लीडर हैं सब ने सपोर्ट करके वी हैव डन अ गुड जॉब हियर। सो विपक्ष के लोगों को बात कहने के लिए क्या है? सो देयर इज़ नोबडी देयर। आज हमने योगी आदित्यनाथ का भाषण भी सुना था, उनमें वो कह रहे थे कि अयोध्या में हमने वो कर दिखाया है जो 500 सालों से किसी ने सोचा नहीं। मथुरा का उन्होंने जिक्र किया कि अब मथुरा की बारी है। आप मथुरा की सांसद रही हैं, आगे भी आप यहाँ की लड़ाई में हैं, तो मथुरा के लिए आपका क्या मैसेज है? जो एक बड़ा गेम चेंजर साबित अयोध्या हुआ, मथुरा में ऐसी स्थिति कब आने वाली? मथुरा अभी इस वक्त मथुरा की जो बात है मंदिर की, वो कोर्ट में है, वो कोर्ट में से क्लियर हो जाएगा तो ज़रूर होगी, और ज़रूर होगी तो ऐसे एक ऐतिहासिक एक क्षण का मैं भी साक्षी बनूंगी। तो मैं एक सांसद बन के मैं देख सकती हूँ ये सब, एक मैम भाग ले सकती हूँ मैं। एक मैम आखिरी सवाल है, आप इसका जवाब देना भी बेहतर नहीं समझ रही हैं, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण की बात करती है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में महिलाओं की जो उपस्थिति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विपक्ष की ओर से, विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार महिलाओं को, अभिनेत्रियों को, आपको, आपसे पहले कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणियाँ की गई हैं, उस पर क्या मन दुखी होता है, व्यथित होता है? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मन दुखी होता है, मतलब उनका वो इतना ना समझ क्यों है, ऐसा फील होता है। दे शुड नॉट टॉक लाइक दैट, यू नो, दे शुड रेस्पेक्ट ए वुमेन। आई थिंक वी विल हैव टू गिव एक टीचिंग कोर्स एक रखना पड़ेगा। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, प्रियंका गांधी कहती हैं कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्हीं की पार्टी के महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला, वो जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी आपके ऊपर उन्होंने की है। आई थिंक प्रियंका जी शुड टेल दैट पर्सन हु स्पोक लाइक दिस, उनको समझाना चाहिए। प्रियंका जी शुड टेल हिम नॉट टू टॉक लाइक दैट। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ।